बारिश की वजह से देश के एक बड़े हिस्से में हाहाकार मचा हुआ है। इस बार बारिश ने हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई इलाकों में आफत ला दी है। हिमाचल में 52 साल से ज़्यादा का रिकॉर्ड टूटा है। 2 जगह बादल फटने से हिमाचल में स्थिति खराब है। मनाली में बारिश ने पिछले 52 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हिमाचल में बाढ़ और बादल फटने से तबाही हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ ने कहर बरपाया है। घर के घर, बहुमंजिला इमारतें भी पानी में बह गए। ताश के पत्तों की तरह ये भरभरा कर गिर गए। बड़े बड़े मकान पानी में बह गए। इसके अलावा कई जगहों पर कारों को पानी में तेज गति के साथ बहते हुए देखा गया। और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। व्यास नदी से लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और मनाली से संवाददाता सचिन शर्मा बता रहे हैं वहां के हालात। किस तरह जो यहाँ पर ब्यास नदी ने जो रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण कर लिया और बाढ़ से हालात यहाँ पर जो बन चुके हैं, जिसके कारण जो भारी तबाही यहाँ पर हुई। हम इसमें खड़े हैं रामशीलम जो हनुमान मंदिर है, हम वहां पे खड़े और यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरह जो है बाढ़ का पानी जो है मंदिर में यहाँ पर आ चुका और जब पूरा मंदिर जो इसकी चपेट में आ चुका, जो भी सामान यहाँ पे था वो भी जो है ब्यास नदी अपने साथ जो है यहाँ से बहा के ले गई है। तो अगर मैं बात करूं अब तक की, तो संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ है। करोड़ों रुपए की जो संपत्ति जो है ब्यास नदी की भेंट यहाँ पर चढ़ चुकी है। मनाली से कुल्लू तक की अगर मैं बात करूं तो कई सारे होटल, मकान, वाहन, दुकान जो है इस ब्यास नदी की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। और इसके साथ ही अभी तक जो जानी नुकसान है, फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि एक महिला की जो है मलबे में दबने के कारण जो है एक आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर हो चुकी है। हालांकि अभी ये नहीं कहा जाता कि कितने और लोगों की यहाँ पर जो है मृत्यु हुई है, वो अभी यहाँ पर नहीं कहा जाता क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। लेकिन संपत्ति को जो भारी नुकसान हुआ है, मनाली से कुल्लू के मध्य जो नेशनल हाईवे 3 है वो पूरी तरह से जो क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई स्थानों पर जो पूरा का पूरा मार्ग जो है बाधित हो चुका है। इसके साथ ही जो रात की खबर है कि जो आलू ग्राउंड में जो 27 से 28 लोग जो वहां पर फंसे हुए थे, उन्हें जो प्रशासन द्वारा वहां से जो है सुरक्षित वहां से जो है रेस्क्यू कर दिया गया है। हालांकि हालात अभी भी जो खराब बने हुए क्योंकि बारिश अभी भी जो लगातार यहाँ पे हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदेशा लगा सकते कितनी ज्यादा बाढ़ जो है इसमें ब्यास नदी में आई हुई है और काफी ज्यादा मलबा जो इसमें आ रहा है। इसके साथ ही जो भुंतर में जो है वहां पर जो सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर भी जो कुछ होटल जो है ब्यास नदी की भेंट वहां पे चढ़ चुके हैं और ब्यास नदी में वो भी जो है यहाँ पर जो है जो उसकी भेंट चढ़ चुके हैं। हम कहीं ना कहीं कह सकते कि अभी जो है हिमाचल प्रदेश और कुल्लू जिला में जो लगातार जो है बारिश यहाँ पे हो रही है और लगातार जो है ब्यास नदी यहाँ पर जो अपना रौद्र रूप जो है धारण की। और ऐसे में प्रशासन जो है लोगों से लगातार जो है यहाँ पर एहतियात बरतने की यहाँ पर जो है अपील करता हुआ नजर आ। हालांकि कुछ जो संस्थाएं वो सामने आई और वो जो जिन लोगों के जो घर मकान जो है नदी में बह चुके हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने जो है ठहरने की यहाँ पर व्यवस्था करे और उनका खाने पीने का जो इंतजाम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जिस तरह की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो ऐसे में लग रहा है कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन और जो है मौसम यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है। बीते 24 घंटों में कुल 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ के चलते 56 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। देश की कुल बारिश सामान्य से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और बारिश के हालातों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की। इधर दिल्ली में सोमवार को स्कूल बारिश के चलते स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। और पूरे देश में मॉनसूनी बारिश ने सब्जियों के दाम में आग लगा दी है। पहले सिर्फ टमाटर के भाव चढ़े थे, अब सभी सब्जियों में करंट लग रहा है। जायजा लिया संवाददाता असीम मनचंदा ने। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में मानसून की बारिश देखने को मिल रही है। इससे खेत से सब्जियों को निकालना और उसको ट्रांसपोर्टेशन करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। नतीजा, सब्जियों के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले टमाटर के दाम बढ़े थे। टमाटर दिल्ली में 140 रुपये किलो से लेकर के 200 रुपये किलो तक मिल रहा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके दूसरी सब्जियों भी बढ़ने लग गई हैं। अगर मैं बात करूं टिंडे की, तो 80 रुपये किलो पहुंच गया है। गोभी भिंडी की बात करूं तो भिंडी 70 रुपये। गोभी सबसे ज़्यादा महंगी हो गई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर 120 रुपये से लेकर के 100-150 रुपये किलो तक मिल रही है। खासतौर पर शिमला मिर्च 150 रुपये किलो हो गई है। उसके अलावा अदरक 400 रुपये किलो के आसपास मिल रही है।
लहसुन 209 रुपये किलो के आसपास मिल रहा है। बाकी सारी सब्जियां भी यही रेट है, यानी कि दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। और ख़ासतौर पे कि भी हिमाचल में बाढ़ आई है, हिमाचल से काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आती है, हिमाचल से गोभी आती है, शिमला मिर्च आती है, टमाटर आता है, तो वो भी आने में अब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि उनके दाम आने वाले दिनों में बढ़े रहेंगे। इसके साथ साथ बाकी सारी सब्जियों के दाम भी काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ टमाटर अपना रंग दिखा रहा था, लेकिन अब प्याज के दाम भी बढ़ गए हैं। प्याज भी पिछले हफ्ते अगर मैं बात करूँ तो 25 रुपये से लेकर के 27 रुपये किलो के आसपास था, आज 32 रुपये से लेकर के 38 रुपये किलो प्याज पहुंच गया है। तो आने वाले दिनों में प्याज भी लोगों को रुला सकता है। तो कुल मिलाकर के आम आदमी को फिलहाल महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। असीम मनचंदा, दिल्ली। और गुजरात में क्या है सब्जियों का हाल? संवाददाता केतन जोशी ने अहमदाबाद की मंडी में जाकर कुछ किसानों और होलसेलर एजेंट्स से बात की और जाना कि क्यों आ रही है सब्जियों में इस तरीके की महंगाई। बढ़े हुए सब्जियों के दाम से सब परेशान है, लेकिन एकमात्र किसान है वो खुश है। इस वक्त हम जमालपुर मंडी में मौजूद है, जो कि पूरे गुजरात में यहाँ से सब्जी की सप्लाई होती है। आइए कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और क्या बेचने आए हो? बड़ौद गांव से आ रहे हैं और टिंडोरा बेचने आ रहे हैं। तो पहले क्या दाम मिल रहा था और अब क्या दाम मिल रहा है? पहले तो 20-25 रुपया दाम मिल रहा है, अभी 50 रुपये मिल रहा है। अभी आप क्या बेचने आए हो? मैं खिलौना लेके आया। तो जो बढ़े हुए दाम है, आप खुश है? खुश है, खुश। पहले क्या परिस्थिति होती थी? पहला भाव न था, मतलब अभी भाव मिलता है। तो अब आप चाहते हो कि ऐसे ही दाम रहे? हाँ, ऐसे ही चलता है। बिल्कुल। तो क्यों बढ़े हुए दाम है वो भी जानते हैं यहाँ के होलसेलर से, जो कि पूरे गुजरात में सप्लाई करते हैं। आप आ जाइए आगे। ये बढ़े हुए दाम कब तक लोगों को झेलने पड़ेंगे? मेरे कहने से बारिश का जो हुआ तब 1 महीना तो लगेगा मेरे हिसाब से। अभी दिवाली तक चलेगा। 1 महीने तक ऐसी बारिश रहेगी तो सब्जी कम आएगी, तो ऐसे भाव रहेगा। इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है ऐसा। तो टमाटर के अलावा सारी सब्जियां महंगी हो गई है। हाँ, सब्जियां सब महंगी है। आलू महंगा है, चोरी महंगी है, गवार महंगा है, टिंडोरा महंगा है, भिंडी, सब आइटम बहुत महंगी है। तो अभी भी 1 महीना लगेगा दाम कम होने में, और ऐसे में अगर बारिश एकदम से बढ़ जाती है या तो बिल्कुल नहीं होती, तब भी दाम के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार हुआ। बाजार रिलायंस के सपोर्ट से बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 64 अंक चढ़कर 65,344 पर बंद हुआ। निफ्टी 24 अंक चढ़कर 19,356 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली रही आईटी, रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में। वहीं ऑटो, फार्मा शेयरों पर दबाव आज देखने को मिला। और मार्केट में कौन रहे गेनर्स लूजर्स, ये समझते हैं सुमित मल्होत्रा से। बताएं सुमित, सबसे ज्यादा एक्शन कहां रहा? देखिए, आज सेलेक्टिव स्टॉक्स में मूव था। मिसाल तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि आज एक तरफा बाजार को सपोर्ट दे रहा था, जिसके दम पर भी इंडिसीज में आज हरा निशान देखने को मिला, लेकिन बैंकिंग में स्पेस में प्रेशर था। तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में रिलायंस 4% ऊपर, इनफैक्ट आज साल का नया ऊपरी स्तर भी हिट किया। टाटा स्टील 3.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ करीब 1.5% ऊपर। तो मेटल और इंश्योरेंस, दो और सेक्टर जो कि आज चल रहे थे। गिरने वाले शेयरों में आज एचसीएल टेक, पूरा आईटी की बिकवाली है, तो 3% नीचे एचसीएल टेक, टाइटन 3% नीचे, पावरग्रिड 2% नीचे और टीसीएस करीब 2% नीचे। टीसीएस और एचसीएल के नंबर्स ही 12 तारीख को आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा मिड कैप गेनर्स में आज मासगांव डॉक, अपर सर्किट एक समय पर लगा, एजिस लॉजिस्टिक्स 7% ऊपर, आईएफएल फाइनेंस 6% ऊपर और कीस्टोन रियल्टर्स करीब 6% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में न्यूज फ्लो का इंपैक्ट था प्रिज्म जॉनसन में 6% नीचे, बीसीजी लोअर सर्किट, साइंट करीब 5.5% नीचे और सनटेक रियल्टी करीब 4% की बिकवाली यहां देखने को मिली। तो मिड कैप गेनर में भी रियल्टी और मिड कैप लूजर में भी रियल्टी, तो मिला जुला कामकाज आज रियल्टी सेक्टर में होता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। जी एंटरटेनमेंट के सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट से तगड़ा झटका लगा है। सैट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। सैट के फैसले के बाद पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के पास 2 हफ्ते में अपना जवाब देना होगा। साथ ही सेबी को भी यह निर्देश दिया है कि हफ्ते भर के अंदर सुनवाई की तारीख तय करें। बता दें कि सेबी ने 12 जून के अपने ऑर्डर में सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में अहम पद लेने पर रोक लगाई थी। सेबी के मुताबिक चंद्रा और गोयनका ने अपने पद का दुरुपयोग किया और अपने निजी लाभ के लिए जील के फंड्स के साथ हेराफेरी की।
फॉक्सकॉन वेदांता के बीच सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप खत्म हो गई है। दोनों के बीच $19.5 बिलियन की ये पार्टनरशिप थी। फॉक्सकॉन ने बयान जारी करके कहा है कि सहमति से ही ये पार्टनरशिप खत्म की गई है। वहीं वेदांता की तरफ से बयान आया है कि सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए उनकी बातचीत दूसरे पार्टनर से चल रही है। वेदांता ने कहा है कि गुजरात में ही सेमीकंडक्टर के लिए दूसरी कंपनियों के साथ उनकी तैयारी जारी है। हालांकि उन्होंने किसी जगह के बारे में खुलासा नहीं किया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी बयान आया है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इससे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। लोगों की राय को देश के सामने लाने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने देश में सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव सर्वे किया है। सबसे बड़े सर्वे के सैंपल को देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुटाया गया है। सर्वे में क्या है खास, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विपिन भट्ट। बताइए विपिन जी, क्या खास बातें हैं सर्वे में? जी बिल्कुल, इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे बड़ा सर्वे किया जा सकता, कहा जा सकता है, जो खास तौर पर न्यूज 18 नेटवर्क ने किया है और इसे सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के बीच किया गया। ये मैं आपको शुरू में बता दूं। आइए तो शुरुआत करते हैं कि सर्वे कहता क्या है। दो अहम सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे बड़ा सर्वे है, लेकिन दो अहम सवाल जो यहां पर मैं आपको बताऊंगा। पहला सवाल यह है कि शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर एक समान कानून का क्या महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं समर्थन करती है? हाँ, 67.2% महिलाओं ने कहा है, जो कि एक बड़ा फिगर है कि हाँ वो इस चीज का समर्थन करती हैं। जबकि ना कहने वालों में 25% से कुछ ज्यादा महिलाएं, और जिन्हें कोई जवाब नहीं वो जिन्होंने दिया है करीब 7.5% के आसपास ऐसी महिलाएं, लेकिन 67.2% ने कहा कि हाँ वो इसका समर्थन करती है। दूसरा सवाल जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र को 21 साल होना चाहिए? यहां जवाब और भी बड़ा आया। 78.7% महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि हां वो इस बात का समर्थन करती हैं कि लड़के और लड़की दोनों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। करीब 16.5% का जवाब ना में था, और जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया ऐसी करीब 4.7% महिलाएं थी। तो ये दो अहम सवाल जो हम आपको बता रहे हैं। और भी सवाल पूछे गए, लेकिन आइए अब थोड़ा मेथोडोलॉजी के बारे में बता दें यहां पर कि किस तरह से यह सर्वे किया गया है, कब किया गया। तो 4 से 8 जुलाई के बीच में इस सर्वे किया गया है। इसके अलावा और क्या बातें थी इस सर्वे के अंदर वो आपको बता देते हैं। कितने लोगों के बीच में किया गया, किन के बीच में किया गया। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये 4 से 8 जुलाई के बीच हुआ। इसको 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया ने पूरा देश ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर हुआ। बड़े इलाके पे ये किया गया है। सैंपल की बात करें, कितने लोगों का सैंपल था, तो 8035 से ज्यादा बड़ा इसका सैंपल साइज था। और कितने लोगों ने किया, अच्छा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किस समूह में किया गया, तो ये मुस्लिम महिलाओं के बीच किया गया सर्वे है, जहां पर यूसीसी का जिक्र नहीं किया गया, नाम नहीं लिया गया, लेकिन सवाल उसी से जुड़े पूछे गए। और करीब 884 रिपोर्टर्स या सर्वेयर्स ने ये सवाल जाके पूछे, और 7 सवाल कुल शामिल किए गए थे, जिसमें से 2 सवाल हमने आपको यहां पर बताए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुस्लिम महिलाओं पर किया गया न्यूज 18 नेटवर्क का पूरा एक्सक्लूसिव सर्वे आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर आवाज अड्डा में। आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा चुनाव के लिए गांधीनगर से गुजरात से अपना नामांकन भर दिया है। जयशंकर का मौजूदा कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो रहा है। राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई है, जबकि इसके लिए मतदान 24 जुलाई को होगा। नामांकन भरने के बाद जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता का आभार प्रकट किया। मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं। और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों की उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली के एलजी से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस मामले में दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए उस फैसले को पलट दिया। इसी अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाला बताया है। कोर्ट अगले हफ्ते इस पर आगे की सुनवाई करेगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। इस बार हमें क्या बड़े फैसलों के आसार हैं, जानने के लिए चलते हैं आलोक के पास। आलोक, बताइए क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए इस बार जो हम कहें कि आम आदमी के लिए क्या है, तो मैं बता दूं कि जो दवाइयां हैं खासतौर से जो इंपोर्ट होती हैं उसमें जो कैंसर जैसी जो रेयर मेडिसिन है, कैंसर जैसी बीमारियों की जो रेयर मेडिसिन है वो सस्ती होती है। डिंटक्सी में एक दवाई आती है 63 लाख रुपए की होती है, उस पर आईजीएसटी काफी ज्यादा लगता है, तो इसको घटाकर 0% करने की बात है। इसके अलावा कुछ और दवाएं जिन पर किन्हीं पर 12% आईजीएसटी, किसी पर 5% आईजीएसटी है, तो इन सबको घटाकर 0 किया जा सकता है। इसके अलावा जो सिनेमा हॉल में खाने पीने के खासतौर से फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज होती हैं वहां पर भी सस्ता हो सकता है, उसे 5% के दायरे में लाया जा सकता है। अभी उस पर 18% जैसे एसी रेस्टोरेंट में खाते हैं उस हिसाब से उस पर जीएसटी लगता है, तो यहां पर भी एक आम आदमी को राहत मिल सकती है। इसके अलावा कई और बड़े पेंडिंग मुद्दे हैं, खासतौर से जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, जिस पर जीओएम ने अपनी रिपोर्ट दी थी लेकिन रिपोर्ट में आम राय नहीं बन पाई थी, तो इस मुद्दे पर भी इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और कोशिश की जाएगी जो 28% जीएसटी लगाने पर प्रस्ताव है उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा कुछ पेंडिंग इश्यूज हैं, खासतौर से ऑटो सेक्टर के लिए अहम है कि एसयूवी और एमयूवी की कैटेगरी क्या होनी चाहिए। सरकार इसके लिए 3 अलग अलग पैरामीटर लेके आई है। उसमें कहा गया कि 4 मीटर से ज्यादा लंबी गाड़ियां होंगी, जो 1500 सीसी से ज्यादा का इंजन होगा, या जो ग्राउंड क्लियरेंस 1700 mm होगा, उसमें यह है इसको 22% से लगाया जा सकता है। ये तमाम इश्यूज कल जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिस्कस हो सकते हैं। शुक्रिया आलोक, और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। पर फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। राज्यों में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार सख्त है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सब्सिडी ग्रांट की शर्तों को कठोर बना सकती है। पावर मिनिस्ट्री ने आरईसी लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। डिटेल समझते हैं, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमसे जुड़े हुए हैं। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, दरअसल पिछले दिनों सब्सिडी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई पावर मिनिस्ट्री में, और वहां पर यह तय किया गया कि जिन जिन राज्यों को पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रिफॉर्म के लिए केंद्र सरकार अपनी स्कीम के तहत ग्रांट देती है, वो ग्रांट अब दी जाएगी 4 शर्तों को देखते हुए। पहली शर्त तो ये होगी कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं और जो राज्य सरकारें हैं, वो जो बिजली की दरें तय करती हैं, वो बिजली की दरें वो अपनी लागत के हिसाब से तय करें, यानी जितनी लागत है उसके हिसाब से बिजली की दरें तय करें। दूसरी बात, जो सब्सिडी वो राज्य सरकारें दी जा रही हैं वो सब्सिडी काफी ज्यादा पारदर्शी हो। प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है, उसका हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा। जिन जिन अकाउंट के जरिए सब्सिडी दी जाती है, यानी जिन कस्टमर को सब्सिडी दी जाती है, उसका हिसाब किताब आपको रखना होगा। इतना ही नहीं, जो सब्सिडी दी जा रही है उसका वहन राज्य सरकार के खाते में दिया जाए, ये सुनिश्चित करना होगा। और चौथी शर्त ये रखी गई है कि जो सरकारी दफ्तर है वहां पे आपको प्रीपेड मीटर लगाना होगा, स्मार्ट मीटर लगाना होगा। तो और जो कंपनियां, जो राज्य सरकारें, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां इस सारे शर्तों को पूरी करती हैं, उनको ही केंद्र सरकार अपने पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म स्कीम के तहत ग्रांट मुहैया कराएगी। और इसमें पीएफसी और आरईसी को यह कहा गया है कि अगले 15 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपे और वैसे सब्सिडी जिनको दी जाती है उसका पूरा ब्यौरा उस रिपोर्ट में दे 2022-23 के लिए, ताकि उसी के आधार पर आगे सब्सिडी दी जाए। इसका पूरा मकसद ये कह सकते हैं कि जो पिछले दिनों राजनीतिक फायदे के लिए सब्सिडी, पावर सब्सिडी या फिर मुफ्त बिजली की जो घोषणा की गई थी, आने वाले दिनों में इस कदम के बाद इस तरह की राजनीतिक लोक लुभावन घोषणा पर शायद लगाम लगता हुआ आपको दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। हुंडई ने अपनी माइक्रो एसयूवी एक्स्टर को बाजार में उतार दिया है। इसकी कीमत 6 लाख से शुरू हो रही है। एक्स्टर में कई सारे सेगमेंट फर्स्ट, यानी कि इस सेगमेंट में पहली बार, और सेगमेंट बेस्ट फीचर्स भी लाए गए हैं। 6 एयरबैग के साथ 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स से लैस एसयूवी एक्स्टर टाटा पंच को तगड़ी टक्कर दे सकती है। एसयूवी एक्स्टर में क्या खास है, जानने के लिए हमने
हुंडई इंडिया के सीईओ तरुण गर्ग से की खास बातचीत। 5.99 लाख में Hyundai की एंट्री लेवल SUV एक्स्ट्रा लॉन्च हो गई है और 40 से ज़्यादा इंडस्ट्री के जो है फर्स्ट एडवांस सेफ्टी फीचर्स के अलावा 20 से ज़्यादा इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स, काफ़ी बोल्ड लुक है इसका। क्या क्या फीचर्स है ये जानते हैं तरुण गर्ग साहब से। सर, इस प्राइस रेंज में तो आपने बहुत ही अट्रैक्टिव गाड़ी उतारी है, अगर इसके फीचर्स की बात करें क्या क्या ऑफरिंग है इस प्राइस में, काफ़ी अगर हम देखें। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने सेफ्टी का बहुत खास ख्याल रखा है और आप देखते हैं कि 6 एयरबैग्स को हमने स्टैंडर्ड रखा है। ऑफकोर्स हमने इसमें ASS स्टील का बहुत ही उपयोग किया जिससे कि बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसमें 60 कनेक्टेड फीचर्स हैं, इसमें 40 सेफ्टी फीचर्स हैं। इसका डिज़ाइन देखते हैं आप, एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन किया गया है जो कि कस्टमर को बहुत पसंद आने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस 185 होने की वजह से कस्टमर को एक इंडियन रोड्स पे चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। व्हील बेस जो है 2450 का है जिससे कि एक नया बेंचमार्क अगेन सेट होता है। अगर आप इसमें बात करते हैं, सनरूफ है जो कि खुल जा सिमसिम की तरह आपका सनरूफ खोलेगा। लेकिन स्पेस देखिए आप, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नी रूम मिलने वाला है और पीछे भी स्पेशली अगर आप देख सकते हैं कि इतना इसमें आपको नी रूम मिलेगा कि और आपका जो अगर हेड के ऊपर की आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस है वहाँ पर भी। अगर आप इसके जो AVNT देखते हैं 8 इंच का है, उसमें 12 लैंग्वेजेस जिसमें से 10 रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो भी आ सकती हैं। 60 कनेक्टेड फीचर्स हैं, इसमें सब कुछ है। सनरूफ खुलजा सिमसिम की तरह इसमें सनरूफ है। तो मेरा ये मानना है कि इस गाड़ी में वो सब कुछ है, एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पर है। 391 का बूट स्पेस है जिसका मतलब है कि आप देखिए कि इसमें कितना सामान आ सकता है और आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ही कंप्लीट गाड़ी है क्योंकि इसमें आपको स्पेस मिलेगा, इसमें आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, इसका एक अट्रैक्टिव प्राइस है, इसमें आपको सेफ्टी मिलेगी क्योंकि सेफ्टी का एक बहुत महत्व आता जा रहा है और हमने इस गाड़ी में सेफ्टी का खास ख्याल रखा है। और क्योंकि ये कनेक्टिविटी होने की वजह से जो आपकी जो पूरी फैमिली है वो इस कार से कनेक्टेड। भारत के शटलर लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन चैंपियनशिप जीत ली है। ये बैडमिंटन के बड़े मुकाबलों में गिनी जाती है। फाइनल में लक्ष्य ने 21-18, 22-20 से चीन के ली शी फेंग को हराकर खिताब अपने नाम किया। इसी के साथ लक्ष्य कनाडा ओपन चैंपियनशिप में मेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। इससे पहले 2016 में बी साई प्रणीत ने यह कारनामा किया था। वर्ल्ड रैंकिंग में 19वें नंबर पर काबिज लक्ष्य ने 10वें नंबर के शी फेंग के खिलाफ दूसरे गेम में बिछड़ने के बावजूद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। बता दें कि यह लक्ष्य का दूसरा PWF सुपर 500 खिताब है। इससे पहले उन्होंने जनवरी 2022 में इंडिया ओपन जीता था। आज से सावन का आज पहला सोमवार है। इस बार सावन के 8 सोमवार होने वाले हैं। आज देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त आज दर्शन करने पहुंचे। अमरनाथ में भी शिव जी की विशेष आरती की गई। हालांकि बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा रुकी हुई है। इसके अलावा गोरखपुर, दिल्ली, जयपुर, बनारस और हरिद्वार में भी श्रद्धालु शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। हिंदू धर्म में सावन सोमवार का व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान का टीजर रिलीज हो गया है। जबरदस्त एक्शन, लुक और बेहतरीन डायलॉग से सजे इस टीजर को रिलीज होते ही जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। इस प्रीव्यू को 1 घंटे में करीब 28 लाख यूजर्स ने देखा, जिसे देखकर लग रहा है कि किंग खान की ये फिल्म पठान के भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस फिल्म में वे डबल रोल में नजर आएंगे। एक IPS ऑफिसर और दूसरा रोल विलेन का है। वहीं फिल्म में विजय सेतुपति, नयनतारा और सानिया मल्होत्रा भी नजर आएंगे। ये फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।